हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। प्रीवियस वीडियो जो था ट्रिब्यूनल का, उसमें हमने समझा था ट्रिब्यूनल की बेसिक डिटेल्स और ट्रिब्यूनल क्या क्या काम करता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के ट्रिब्यूनल हो सकते हैं। सीएटी समझा था, एसएटी समझा था, एक जेएटी समझा था, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के फीचर्स कुछ एंड में थोड़े बहुत हम बना सकते थे वीडियो देख करके। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि ट्रिब्यूनल का पार्ट 2 है। इसमें पता चलने वाला है कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही डिफरेंस इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि कोर्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो भी आप इस चीज को लिख सकते हो, ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा जाए तो भी आप इस चीज को लिख सकते हो। मतलब आप डिफरेंस कंबाइन करके एक डिफरेंस भी फ्रेम कर सकते हो, और अगर सेपरेट आंसर आता है तो इस चीज को आप सेपरेट आंसर में भी लिख सकते हो। कोर्ट का आंसर आया तो कोर्ट में लिख देना, ट्रिब्यूनल का आंसर अगर फ्रेम करने को आया तो ट्रिब्यूनल पे लिख देना। लेकिन अगर साथ में पूछा है कि डिफरेंस, क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल और कोर्ट, तो इसको आप बना सकते हो कुछ नई तरीके से भी। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपकी कॉपी में कि डिफरेंस इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं अपन फटाफट से कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल में डिफरेंस क्या होता है। तो कोर्ट के बारे में चार बातें हैं, ट्रिब्यूनल के बारे में चार बातें हैं। यही चार चीजें आप इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से आप बता सकते हो कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट का डिफरेंस कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपके पेपर में लगेगा, आपको कॉपी में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो फटाफट से अपन समझ लेते हैं कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कोर्ट का पहला पॉइंट क्या आता है? फॉलो रिजिड एंड फॉर्मल लीगल प्रोसीजर। रिजिड एंड फॉर्मल, रिजिड का मतलब क्या होता है कि जिसको चेंज करना मुश्किल है, जिससे हटके कुछ अलग काम करना मुश्किल है। जो कौन सी चीजें होती है? जो कोडिफाइड लॉज होते हैं। कोडिफाइड लॉज कौन से हैं जो कोर्ट में चलते हैं? आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, सीपीसी हो गया, एक सीपीसी भी हो सकता है ना। ये सारे क्रिमिनल के लिए ये तीन लॉज देखे जाते हैं, सिविल के लिए ये दो लॉज देखे जाते हैं। तो इसमें क्या रहता है? ये कौन से लॉज होते हैं? रिजिड होते हैं, यानी कि ये आपको फॉलो करना है तो करना ही है। यहाँ पे ऐसी चीज है। अब इनको तो अभी अमेंड कर दिया, अमेंड नहीं मतलब ये चेंज ही हो गए पूरे लॉज। तो अब क्या आ गए हैं? बीएनएस आ गया है, बीएनएसएस आ गया है, बीएसए आ गया है। ये नए लॉज आ गए इनकी जगह, तो अब ये फॉलो होंगे, लेकिन रिजिड नेचर के होंगे, जो कि कोडिफाइड लॉज है। इनको आपको कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा ही, सही, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट ये आ गया। अब दूसरी तरफ अपन देखते हैं ट्रिब्यूनल का फर्स्ट पॉइंट क्या आता है। तो ट्रिब्यूनल का पहला पॉइंट आ गया मोर फ्लेक्सिबल लीगल प्रोसीजर। यानी कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये जरूर समझा था कि जो ट्रिब्यूनल होता है ये खुद का प्रोसीजर बना सकता है। इसको जो कोर्ट के प्रोसीजर होते हैं ये फॉलो करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक केस देखता है किसी मैटर से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रिब्यूनल में जो चेयरपर्सन या जो भी मेंबर्स हैं जो वहां पर आपकी बात सुन रहे हैं, तो उनको वो लोग क्या कर सकते हैं? अपना प्रोसीजर बना सकते हैं। तो ये रिजिड नेचर का नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ेगा? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ क्या समझा हमने कि रिजिड नेचर का है, यहाँ पे समझा कि फ्लेक्सिबल नेचर का है। दूसरा पॉइंट आता है कोर्ट में क्या, कि ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्ट का। कैसे? सिविल, क्रिमिनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ मैटर हुए तो वो भी कोर्ट देख सकता है। सारे सिविल सारे क्रिमिनल मैटर्स कोर्ट देख सकता है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो जो आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे, हर एक कोर्ट सारे मैटर देख सकता है। कोर्ट की हायरार्की होती है, हाई कोर्ट अलग है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अलग है, उसमें सेशन कोर्ट अलग होता है, सिविल का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अलग हो गया, सुप्रीम कोर्ट अलग हो गया। तो इनके सबके ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होते हैं। अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के सारे मामले, सिविल हो, क्रिमिनल हो, या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, राइट से रिलेटेड हो, ड्यूटीज से रिलेटेड हो, सारे मामले कौन देख सकता है? कोर्ट देख सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ट्रिब्यूनल में? दूसरी तरफ सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के मैटर्स ही देख सकता है, जो उसको असाइन किए हुए हैं, या फिर जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उन चीजों से रिलेटेड मैटर देख सकता है। रेलवे ट्रिब्यूनल है तो रेलवे से रिलेटेड मैटर देखेगा, वो थोड़ी ना कोई टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर देख सकता है। या क्रिमिनल कोई क्राइम हो गया, मान लो मर्डर हो गया, तो वो मर्डर से रिलेटेड मैटर थोड़ी देखेगा ट्रिब्यूनल। तो इसलिए इसका क्या है? लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया कि ब्रॉडर ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पे आ गया लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका स्ट्रक्चर्ड अपील सिस्टम। यहाँ पे क्या है? जैसे कि हायरार्की है हमारे कोर्ट के पास, तो क्या है? स्ट्रक्चर्ड अपील है, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ऐसे ऊपर 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 सुप्रीम कोर्ट तक अपील जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हो सकता है फिर की बेंचेस होती है अलग अलग, कि 5 जजेस बेंच बैठी है, 7 जजेस बेंच बैठी है। तो उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर है पूरा प्रॉपर। और बाइंडिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि अगर हायर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है तो वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंड होगा। सेम चीज यहाँ ट्रिब्यूनल में नहीं होती, यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इसका भी क्या आता है कि अपील तो जाती है हायर कोर्ट के पास, जैसे कि यहाँ से हायर कोर्ट के पास जा रही है, सिमिलर यहाँ पर भी हायर कोर्ट के पास ट्रिब्यूनल से अपील जाती है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल के डिसीजंस होते हैं वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंड नहीं होते।
तो इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ भी प्रेसिडेंट नाम की चीज नहीं होती। यहाँ पर क्या है, कोर्ट के डिसीजन उनसे लोअर अथॉरिटी के ऊपर बाइंड होते हैं। ठीक है, पार्टीज के ऊपर बाइंड जरूर होंगे। यहाँ पर आपने ट्रिब्यूनल में किसी पार्टी को, दो पार्टीज होती है हर एक केस में, तो दोनों पार्टीज के ऊपर ट्रिब्यूनल का दिया हुआ डिसीजन बाइंड होगा, पार्टीज पर बाइंड होगा। पार्टीज पर तो कोर्ट का डिसीजन भी बाइंड होता है, लेकिन कोर्ट ने जो चीज कह दी है, कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट दे दिया या वर्डिक्ट दे दिया, वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंड हो जाता है, उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर कि टाइम कंज्यूमिंग एंड डिलेस। कोर्ट में ज्यादातर देखा है, खासकर सिविल के मैटर जो होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, बहुत लंबे लंबे मैटर चलते हैं। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। किसका? कोर्ट का। लेकिन ट्रिब्यूनल क्योंकि हमने देखा कि स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और स्पीडी ट्रायल भी होता है। तो ये देख लिया, 4 पॉइंट समझ आ गए फटाफट फटाफट से, और अच्छा भी लगेगा अगर आप इस प्रकार का एग्जाम में प्रेजेंटेशन करके आएंगे कि डिफरेंस बिटवीन कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर इस तरह से कुछ नया प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, देखिए एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलते हैं। कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, बीएलएलबी का दे रहे हो, बीबीएलएलबी का दे रहे हो, एलएलबी लॉ से रिलेटेड कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो टीचर आपका क्वेश्चन पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। अब जनरल साइंस में तो रहता ही है सब की, वो बीच में बना दिया, इधर कोर्ट लिख दिया, इधर ट्रिब्यूनल लिख दिया, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख दिया, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख दिए। लेकिन अगर कुछ यूनिक वे में आपको डिफरेंस समझाना है, तो इस तरह से आप समझा सकते हो, एक तरफ कोर्ट का ऐसे और ट्रिब्यूनल का ऐसे, ये अच्छा भी लगेगा देखने में। यहाँ तक हम लोगों ने कोर्ट और ट्रिब्यूनल का डिफरेंस समझ लिया क्या होता है। अब अपन देख लेते हैं, क्योंकि मेन वीडियो तो ट्रिब्यूनल का ही है, ट्रिब्यूनल के बारे में बताया है। तो ट्रिब्यूनल के बारे में आज हम देखने वाले हैं अभी, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपन ट्रिब्यूनल के समझ लेते हैं फटाफट से, क्या होता है। कुछ नहीं, छोटे छोटे से 4 पॉइंट है। पहला क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपन समझने वाले हैं। पहला है एडवांटेजेस, अपन बताते हैं क्या, फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस। फटाफट से तुरंत तुरंत डिस्पोज ऑफ करना है केसेस को, क्योंकि बैकलॉग बहुत लगा हुआ है, पेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे, या कोर्ट्स के ऊपर बहुत पेंडेंसी है। तो फास्टर डिस्पोज ऑफ केस होता है कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में। तो ये एक एडवांटेज है कि भैया बर्डन कम करता है किसका, जुडिशरी का। दूसरा आता है इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, एक रिजिड प्रोसेस होता है। अपन बहुत बार बात कर चुके हैं इसी बारे में कि फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, कोई लॉज उनको फॉलो नहीं करने हैं, खुद का प्रोसीजर बना सकते हैं वो लोग, लेकिन नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो ये फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल प्रोसीजर होता है। अब कोर्ट में तो क्या फॉर्मल प्रोसीजर होता है कि भैया ये दस्तावेज लाओ, या ये भरो, चालान पेश करो, चार्जशीट बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें फॉर्मल वहां पे होती है कोर्ट में। लेकिन ट्रिब्यूनल में नहीं होता है ऐसा कुछ भी, इनफॉर्मल होता है। ये ट्रिब्यूनल टू ट्रिब्यूनल वेरी करता है, अगर वो चाहे तो फॉर्मेलिटी रखे, नहीं चाहे तो ना रखे, वो उस चीज के लिए बाध्य नहीं। ठीक है, तीसरा एडवांटेज उसका क्या होता है, स्पेशल स्किल एंड एक्सपर्टाइज। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि जो ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स होते हैं, वो किसी स्पेशल फील्ड से रिलेटेड उनको दिया जाता है काम। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड है, वहां से भी उठा करके लोगों को या अपॉइंट करके लोगों को कहाँ डाला जाता है, ट्रिब्यूनल में रखा जाता है। तो वो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसलिए तो उनसे रिलेटेड मैटर वो लोग सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपर्टाइज होता है किस चीज में, जिस चीज से रिलेटेड मैटर्स आपके पास आ रहे हैं, आप उस चीज में एक्सपर्ट हो, इसलिए तो आपको ट्रिब्यूनल में वहां पर मैटर सुनने के लिए रखा है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल स्किल और एक्सपर्टाइज होती है, ये भी एक तरीके का एडवांटेज हो गया। एक आता है मोर कन्वीनियंट एंड चीपर। यहाँ पे क्या हो गया, कोर्ट में कन्वीनियंट कैसे नहीं है, कोर्ट में कहीं दूसरी जगह केस लगा हुआ है, कहाँ क्या लगा हुआ है, वहां जाना है, बार बार डिले होता जा रहा है, तारीख दूसरी दे दी, तारीख लगवा दी, ये कर दिया। उसमें क्या दिक्कत बहुत आती है कि ऐसा हो रहा है। अब छोटे छोटे मैटर जो ट्रिब्यूनल में हो सकते हैं, उसके लिए अगर आप कोर्ट जा रहे हो और फिर दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उससे बेटर ये है कि उस मैटर को आप ट्रिब्यूनल में सेट आउट कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, ट्रिब्यूनल में सुलझा लो, काम खत्म करो। वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा और चीपर इसलिए रहेगा क्योंकि टाइम लगता है तो पैसा लगता है। अगर टाइम कम लगेगा डिस्पोज ऑफ कर होने में केस को, तो पैसा भी कम खर्चा होगा। तो और फॉर्मल चीजें भी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, नोटरी कराओ, एफिडेविट बनवाओ, ये करो, फलाना करो, उसमें पैसा भी लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इनफॉर्मल प्रोसीजर है तो पैसा भी कम लगेगा। तो ये एक एडवांटेज हो गया। ये 4 एडवांटेजेस हो गए इसके, किसके, ट्रिब्यूनल के। अब समझ लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखो, अगर आप लॉ पढ़ रहे हो या लॉ के स्टूडेंट हो, तो एक बात तो पक्की है कि आपको हर एक चीज के 2 पहलू देखना तो जरूर आने चाहिए कि हर चीज का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा कि फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, तो
यहाँ पर एक सेम चीज का डिसएडवांटेज भी है क्या, कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब वो कोडिफाइड लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी डिसीजन हो सकते हैं। आर्बिट्ररी मतलब मनमाने डिसीजन हो सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल चीज है, वो अपने हिसाब से प्रोसीजर बना सकते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं क्या हो गया, आर्बिट्ररीनेस हो गई। तो ये यही चीज है, एक तरफ वो आपको एडवांटेज भी दे रही है, एक तरफ वो आपको डिसएडवांटेज भी दे रही है। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज ये हो गया। एक आ जाता है इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ एसओपी। एसओपी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जो अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करती है, उसको पावर दे दी कि वो जुडिशियल डिसीजन भी दे सकती है, यानी कि वो केस का ट्रायल भी, सुनवाई भी कर सकती है, ट्रायल कर सकती है और अपना डिसीजन भी सुना सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर वो जो है वायलेट हो गया। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का एक प्रिंसिपल ये भी था, मतलब एक पॉइंट, एक उसमें ये भी चीज थी एक कि जिसका जो काम है वो वही करेगा। अब यहाँ आपने क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव के हाथ में जुडिशरी का काम दे दिया, तो क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो गया। ये एक डिसएडवांटेजेस है किसका, ट्रिब्यूनल का। एक आता है बायस्ड ओपिनियन और वायलेशन ऑफ इम्पार्शियलिटी। वायलेशन ऑफ इम्पार्शियलिटी कैसे होगा, यहाँ पर पार्शियल हो जाएगा व्यक्ति। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो ट्रिब्यूनल में बैठा है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड केस ही आया है। तो अब मान लीजिए वो व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ है वो अपने ही किसी साथ वाले का केस सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बायसनेस आएगी। कहीं ना कहीं तो ऐसा हो जाएगा कि भैया दिक्कत आ रही है मामले में, कि जो सामने वाला एक पार्टी को, तो वो जो व्यक्ति मामला सुन रहा है उसको जानता है, दूसरी पार्टी को जानता नहीं है, तो दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि नेचुरल जस्टिस को आपको फॉलो करना है। तो नेचुरल जस्टिस में ये भी है कि आप किसी केस से संबंध हो तो आप हट जाओ वहां से, आप उस केस को नहीं सुनोगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जरूरी थोड़ी है, बायसनेस तो आ सकती है, कहीं ना कहीं तो आएगी जरूर। तो इसलिए क्या होगा, एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है। लास्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ लीगल एक्सपर्टाइज। लीगल एक्सपर्टाइज मतलब जो कोर्ट में जजेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको लीगल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट लोग को काम दे दिया है केस सुनने का, तो जरूरी नहीं है कि उनको कोर्ट के जजेस जितना नॉलेज हो लीगल एस्पेक्ट का। उनको अपनी फील्ड का या उस केस से रिलेटेड जिस मैटर है, जिस चीज का मैटर आया है उससे रिलेटेड तो प्रॉपर नॉलेज है, उसमें तो वो एक्सपर्ट है, लेकिन उनको लीगल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूनल क्या कर देगा, एक लीगल एक्सपर्टाइज का लैक बना देता है, यानी कि कमजोर कर देता है उनको। लीगल एक्सपर्टाइज उनके पास नहीं, उनके पास लॉ से रिलेटेड इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी उनको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी फील्ड में जितनी नॉलेज होती है। तो ये चार क्या हो गए, लीगल एक्सपर्टाइज की कमी हो गई, बायस्ड ओपिनियन हो गए, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो गया, और एक क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी क्या बना देती है, आर्बिट्ररी डिसीजंस को बढ़ावा दे देती है। तो ये क्या हो गए, चारों डिसएडवांटेजेस हो गए और ये चारों एडवांटेजेस हो गए। बहुत अच्छे से समझ में आएगा ट्रिब्यूनल वाला टॉपिक। पार्ट 1 भी देखो, ये वाला पार्ट भी देखो, दोनों पार्ट में ट्रिब्यूनल क्या होता है, दोनों पार्ट अगर आपने देख लिया है तो आपको आई होप ट्रिब्यूनल के बारे में मोटा मोटा बेसिक नॉलेज जरूर हो गया होगा। और यही चीजें आपको एग्जाम में काम आएगी लिखने के लिए। तो याद से पूरा अच्छे से पढ़िए, ढंग से एग्जाम में लिख करके आना, नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन ढंग से लिख के आओगे तो नंबर जरूर मिलेंगे। और लॉ के स्टूडेंट हो तो ये चीज जरूर ध्यान में रखो कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू देखना सीखो, मजा आएगा लॉ पढ़ने में। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।